Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. Welcome back to our channel. And guys, आज के अपने इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम पेपर 1 का यूनिट 9 जो कि है आपका पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट का हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप सभी जानते हैं और आप सभी इसकी स्टडी बचपन से करते आ रहे हैं। आपकी क्लास 6 और क्लास 7 से हम लोग रिसोर्सेज को पढ़ रहे हैं। तो रिसोर्स को आज हम अपने इस सेशन में डिस्कस करेंगे, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम की बैच प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हम अपनी जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और गाइस, सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए वीडियो को विदाउट स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। सो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर सेशन। स्टार्ट करेंगे अपना आज का टॉपिक। जानेंगे सबसे पहले आपकी रिसोर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ रिसोर्स कि रिसोर्स होता क्या है। बेसिकली रिसोर्स की अगर हम बात करें तो रिसोर्स क्या है आपका। रिसोर्स आपका कोई भी एक फिजिकल मटेरियल होता है। कलर चेंज कर लेते हैं। तो रिसोर्स क्या है आपका, एक फिजिकल मटेरियल है। कोई भी फिजिकल मटेरियल है जो कि आपके अर्थ का एक पार्ट है और ये जो फिजिकल मटेरियल है इसकी जो पीपल्स को क्या है ज़रूरत है और वो इसकी क्या करते हैं, वैल्यू करते हैं। क्यों करते हैं वैल्यू? क्योंकि आप सभी को पता है अगर ये रिसोर्स नहीं होंगी तो हम सरवाइव नहीं कर सकते। हमारे लिए ये रिसोर्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल है ना। अगर पानी ना हो तो क्या आप सरवाइव कर पाएंगे? यस और नो? ऑब्वियसली बिल्कुल नहीं। क्या ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि अगर पानी ना हो और हम सरवाइव कर पाएँ, क्योंकि जो वाटर है ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है फॉर ह्यूमन बींग्स, फॉर एनिमल्स, फॉर प्लांट्स। विदाउट वाटर नन ऑफ देम कैन सर्वाइव। कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा अगर वाटर की अवेलेबिलिटी ना हो हमारी अर्थ पे। तो ये वाटर क्या है, एक रिसोर्स है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैंने इसीलिए दिया कि रिसोर्स को आप समझ सकें कि रिसोर्स एक वो चीज़ है जिसकी क्या है रिक्वायरमेंट है एनिमल्स के लिए, ह्यूमंस के लिए और प्लांट्स के लिए। और अगर ये रिसोर्स नहीं होगी तो हमारा जीवन व्यर्थ है, हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि ये जो रिसोर्सेज है ये क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हम इसको यूटिलाइज करते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। ठीक है, इस रिसोर्स में और क्या क्या आता है, तो इस रिसोर्स में हमारे मिनरल्स आते हैं जैसे कि आपका आयरन हो गया, कॉपर हो गया, माइका हो गया, जो कि आपके इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं अलग अलग गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए। फिर आपके इसमें मिनरल्स भी आते हैं रिसोर्स में, जैसे कि आपके कोल हो गए, पेट्रोलियम हो गए, जिनका कि आप यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। कोल का यूज़ आप हीटिंग के लिए भी करते हैं, ठीक है, कुकिंग के लिए भी करते हैं। तो रिसोर्सेस बेसिकली क्या है कि कुछ भी एक मटेरियल, कोई भी एक ऐसा मटेरियल जिसकी हमें ज़रूरत हो, जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करे, वो सब आपका रिसोर्स कहलाता है। लेकिन अब ये जो कंसेप्ट ऑफ रिसोर्स है इसका मतलब क्या है, तो ये जो कंसेप्ट है रिसोर्स का ये हमारे डाइवर्स रियाल्स में जो है वो अप्लाइड होता है, अलग अलग रियाल्स में अप्लाई होता है विद रिस्पेक्ट टू आपका ज्योग्राफी हो गया। ठीक है, आपके ज्योग्राफी में रिसोर्स का अपना एक अलग महत्व है। ठीक है, नेक्स्ट आपका इकोनॉमिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स में रिसोर्सेस आपकी अलग वैल्यू करती है। बायोलॉजी हो गया, आपका इकोलॉजी हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्सेस हो गया। तो यहाँ ये सब क्या है आपके लिंक करते हैं कंसेप्ट ऑफ कंपटीशन से, सस्टेनेबिलिटी से। ठीक है, और ये आपके
कंजर्वेशन और स्टीवार्डशिप से लिंक करते हैं। तो ये कंसेप्ट जो है रिसोर्सेज का, ये अलग अलग रियाम्स में हमें देखने को मिलता है। तो बात करें अगर हम ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी में आपकी जो रिसोर्स है उसको डिफाइन किया जाता है एक ऐसी चीज़ की तरह जो कि आपको नेचर से मिलती है। रिसोर्स जो है वो कोई भी आपका नेचुरली अकरिंग एक्सप्लॉइटेबल मटेरियल है जिसको सोसाइटी परसीव करती है टू बी यूजफुल टू इट्स इकोनॉमिक एंड मटेरियल वेलबींग। बायोलॉजी और अगर इकोलॉजी की हम बात करें तो यहाँ पर रिसोर्स को डिफाइन किया जाता है एक ऐसे सब्सटेंस की तरह जिसकी ज़रूरत पड़ती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को या फिर हमारे एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, फॉर नॉर्मल ग्रोथ मेंटेनेंस एंड रिप्रोडक्शन, यानी कि उनकी नॉर्मल ग्रोथ के लिए, उनके मेंटेनेंस के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए बायोलॉजी और इकोलॉजी में रिसोर्स एक तरह का ऐसा सब्सटेंस है जो कि आपके एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। रिसोर्स जैसे कि हमारा फूड, रिसोर्स में फूड भी आता है, आपका रिसोर्स जो है उसमें आपका फूड आ रहा है, वाटर आ रहा है, आपका शेल्टर आ रहा है, तो ये क्या है, रिसोर्स है। ये क्या करता है, ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करता है और ऑर्गेनिज्म के कंजम्पशन की वजह से ये जो रिसोर्स हैं ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए अनअवेलेबल हो जाती हैं। ठीक है। फॉर एनिमल्स, अगर हम एनिमल्स की बात करें तो की रिसोर्स जो है वो क्या है आपका, फूड, वाटर एंड टेरिटरी। ठीक है। प्लांट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट्स के लिए की रिसोर्स में आता है आपका सनशाइन। कैसे आता है सनशाइन, तो आप सभी को पता है कि प्लांट्स कैसे होते हैं, प्लांट्स आपके होते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब ये अपना खाना खुद बनाते हैं, और ये अपना खाना खुद कैसे बनाते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से ये जो प्लांट्स होते हैं ये अपना खाना खुद बनाते हैं, और फोटोसिंथेसिस में जो हमें ज़रूरत होती है किसकी होती है, सनलाइट की होती है। विदाउट सनलाइट फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। वाटर की ज़रूरत यहाँ हमें पड़ती है, तो सनलाइट हो गया आपका, वाटर हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गए, ठीक है, और ग्रो करने के लिए जो जगह हो गई, ये की रिसोर्सेज होते हैं प्लांट्स के लिए। ठीक है। बायोलॉजिकल और इकोलॉजिकल जो डेफिनेशन होती है आपकी वो नेचर सेंटर्ड होती है। कैसी होती है, नेचर सेंटर्ड, मतलब यहाँ पर नेचर को वैल्यू दी जाती है। ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे और हम ये जानेंगे हमारी अर्थ पे कौन कौन सी रिसोर्सेज जो हैं वो पाई जाती हैं। तो हमारी अर्थ पे एनिमल्स पाए जाते हैं। एनिमल्स भी एक तरह की रिसोर्स हैं। कैसे हैं, क्योंकि देखिए कुछ एनिमल्स हमारे ऐसे होते हैं जो मिल्क देते हैं, आपके काव हो गए, वो फैलो हो गए, गोट हो गए, तो इनसे मिलने वाला जो मिल्क होता है उसको ह्यूमन बींग्स हो गए कंज्यूम करते हैं। ठीक है। मिल्क आप सभी को पता है आपकी ग्रोथ के लिए अच्छा माना जाता है। ठीक है। तो एनिमल्स जो है वो एक तरह की रिसोर्स है, क्योंकि इनसे हमें अलग अलग तरह की चीज़ें मिलती हैं हमारी डेली नीड्स के लिए। मिल्क हो गया, इनकी स्किन से आपको लेदर मिलता है, इनके हेयर से आपको वूल मिलता है ना। तो एनिमल्स जो हैं वो हमारे लिए एक यूज़फुल रिसोर्सेज का रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट आपका एयर आता है। ठीक है, यानी कि हवा। तो हवा जो है ये भी आपकी एक रिसोर्स है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं होगा, अगर आप ब्रीथ नहीं करेंगे तब भी आप क्या कर सकते हैं, सर्वाइव नहीं कर सकते। तो इसलिए एयर जो है ये भी आपकी एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। दूसरा आपका ऑयल आता है। ऑयल भी एक इम्पॉर्टेंट, ऑयल जैसे आपका क्रूड ऑयल हो गया, केरोसिन ऑयल हो गया, पेट्रोलियम ऑयल हो गया। केरोसिन ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है आग जलाने के लिए और उस पर खाना पकाने के लिए, है ना। ऑयल्स का इस्तेमाल आप लोग कुकिंग वगैरह में भी करते हैं, और पेट्रोलियम आप यूज़ करते हैं तो व्हीकल्स को रन करने में, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ऑयल का इस्तेमाल होता है। ये भी आपका एक रिसोर्स है।
दूसरा वाटर एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, आप सभी को पता है हमारी अर्थ पे 71% वाटर अवेलेबल है, लेकिन ये सारा वाटर फ्रेश वाटर नहीं है, फ्रेश वाटर सिर्फ कितना है, ओनली 2% है। ठीक है, नेक्स्ट आपका गैस है, तो गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, आर्गन, हीलियम, काफ़ी सारी गैसेस हैं जो कि हमारे अर्थ पर प्रेजेंट है, और ये भी ये भी हमारे लिए एक रिसोर्स की तरह वर्क करती हैं। नेक्स्ट आपका आता है प्लांट्स जो हैं, ये आपके एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज है, क्योंकि प्लांट से आप क्या करते हैं, वुड लेते हैं, लीव्स, यानी कि हम लीव्स मिलते हैं, हमें फ्रूट्स मिलते हैं, फ्लावर्स मिलते हैं। ठीक है, अब ये प्लांट कहाँ ग्रो करते हैं, सॉइल में ग्रो करते हैं, तो सॉइल भी आपकी एक रिसोर्स है। नेक्स्ट आपका सन जो है वो एक रिसोर्स है, और ये सन जो है ये हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा का एक स्रोत है। ठीक है, मिनरल्स जो हैं ये भी आपके रिसोर्स है, और रॉक्स आपकी रिसोर्सेस हैं, इन रॉक्स से ही आपके मिनरल्स जो हैं वो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स को, कि जो रिसोर्सेस हैं हमारी ये कितने टाइप की होती हैं। तो ये रिसोर्सेस हमारी क्लासिफाई होती हैं इनटू 2 टाइप्स, ह्यूमन रिसोर्स एंड नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है रिन्यूएबल रिसोर्सेस में और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस में। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होती हैं, वो रिसोर्सेज जो कि हमें प्रकृति के द्वारा मिलती हैं, और ह्यूमन रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज जो कि मानव निर्मित होती हैं, जिनको मानव बनाता है। तो नेचुरल रिसोर्सेज हमारी 2 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स की अगर हम बात करें तो ये वो रिसोर्सेज होती हैं जो कि हमारे एटमॉस्फेयर, जो हमारी अर्थ है यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, हमेशा रहती हैं, और या फिर हम इनको बार बार यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है ये भी फर्दर क्लासिफाई होती है 2 पार्ट्स में, कंटिन्यूअस और फ्लो, यानी कि ऐसी रिसोर्स जो कि हमेशा रहेंगी और फ्लो करती रहेंगी, जैसे आपका विंड वाटर हो गया। दूसरी आपकी बायोलॉजिकल, इसमें आपका फॉरेस्ट आएगा और वाइल्ड लाइफ आएगा। नेक्स्ट है आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, ये वो रिसोर्सेस होते हैं जिनको हम ये रिसाइकल, मतलब ये वो रिसोर्स होते हैं जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में कंटिन्यूअस नहीं होते, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं पाए जाते हैं। इनका कंजम्पशन अगर हम ओवर एक्सप्लॉइट करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएंगे, और तो इनको हम क्लासिफाई करते हैं फर्दर 2 पार्ट्स में, जिसमें आपका रिसाइकेबल आता है, यानी कि जिसको हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं रिसाइकल करके, जिसमें आपका मेटल आता है, और दूसरा जिसको हम रिसाइकल नहीं कर सकते, एक बार जिसको यूज़ कर लिया तो फिर वो ख़त्म हो जाना है, जैसे कि आपके फॉसिल फ्यूल्स हो गए। आपको पता है फॉसिल फ्यूल्स बनने में आपके मिलियंस ऑफ ईयर्स जो है वे लग जाते हैं। नेक्स्ट जो है आपका ह्यूमंस के द्वारा आपका क्या बना, स्ट्रक्चर्स और इंस्टीट्यूशंस बना। देखिए कैसे, मानव ने ही आपके स्कूल बनाए हैं, मानव ने ही आपके लिए घर बनाया है। प्रकृति ने तो हाँ पेड़ दे दिए, लकड़ी मिल गई, लेकिन उस लकड़ी के इस्तेमाल से मानव ने घर बनाया जिसमें कि हम रहते हैं, खुद को प्रोटेक्ट फील करते हैं। ठीक है, खुद को बारिश, धूप, हवा और एनिमल्स, हार्मफुल जो डेंजरस एनिमल्स हैं उनसे बचाते हैं। तो मानव ने ही आपके इन स्ट्रक्चर्स, इंस्टीट्यूशंस को बिल्ड किया। दूसरा आपका क्वांटिटी और क्वालिटी, ये भी मानव के द्वारा ही निर्मित किए गए। क्वांटिटी में जैसे कि आप किसी चीज़ को कितनी क्वांटिटी में यूज़ करते हैं, ग्राम्स में, किलोग्राम्स में, ml में, तो ये सब किसके द्वारा निर्धारित किया गया था, मानव के द्वारा निर्धारित किया गया था। जब पृथ्वी में पर पानी तो था, लेकिन हमें नेचर के द्वारा पानी तो मिला था, लेकिन ये नहीं बताया था कि वो कितना लीटर पानी है। इसका जो डिस्कवरी थी वो किसने की, ये डिस्कवरी ह्यूमंस ने की कि हम वाटर को लीटर में मेजर करेंगे। ठीक है, दूसरी उसकी क्वालिटी हमें नेचर ने बताकर नहीं भेजा कि ये आप इसकी क्वालिटी गुड है, बेटर है, वर्स्ट है। इसकी भी डिस्कवरी ह्यूमंस के द्वारा ही की गई। उन्होंने ही इसका पता लगाया कि अगर यहाँ पर पीएच ज़्यादा है तो ये हार्मफुल है, कम है तो ये इतना हार्मफुल है, इसमें ये माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरियाज हैं। तो उसकी क्वालिटी को डिस्कवर किसने किया, ह्यूमंस ने किया। आगे बढ़ेंगे,
देखेंगे अब हम नेचुरल रिसोर्स को कि नेचुरल रिसोर्स आपके होते क्या हैं। नेचुरल रिसोर्सेज को डिफाइन किया जाता है एक ऐसी रिसोर्सेज से जो कि आपकी एग्जिस्ट करती है आपकी अर्थ पे बिना ह्यूमन एक्शंस के द्वारा, जहाँ पर मानव की गतिविधियों के बिना जो रिसोर्सेज हमें मिलती हैं वो रिसोर्सेज हमारी नेचुरल रिसोर्सेज कहलाती हैं, जो कि हम जब से बॉर्न हुए हैं तब से हमें देखने को मिल रही हैं। ठीक है, ये वो रिसोर्सेज होती हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट में पाई जाती हैं और डेवलप होती हैं बिना ह्यूमंस के इंटरवेंशन के लिए। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज जो होती हैं ये आपकी नेचुरली अकरिंग मटेरियल्स होते हैं जो कि हमारे जो मैन हैं उनके लिए यूज़फुल होते हैं और टेक्नोलॉजीज़ के लिए यूज़फुल है, इकोनॉमिकली यूज़फुल है, सोशली सर्कमस्टेंसेस के लिए आपके यूज़फुल हैं। ठीक है, जैसे कि आप मान लीजिए जैसे आपके फूड हो गए, बिल्डिंग्स हो गई, क्लोथिंग हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गए, मेटल, वाटर और जियोथर्मल पावर, ये सब आपके लिए क्या है, ये सब आपके लिए बेसिक नीड्स हैं। ठीक है, बहुत लंबे समय से नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो आपका नेचुरल साइंस का एक डोमेन बनता नज़र आ रहा है। अब हम नेचुरल रिसोर्सेज की क्लासिफिकेशन देखते हैं, अभी हमने देखी ही थी रिसोर्स में, अब यहाँ भी हम देख लेते हैं एक बार फिर से। नेचुरल रिसोर्स जो है वो आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होती हैं जिनको हम सिर्फ एक बार ही यूज़ कर सकते हैं और रिन्यूएबल रिसोर्सेज जिनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को फर्दर क्लासीफाई करते हैं 2 पार्ट्स में, जिसमें आपकी एक वो रिसोर्सेज आती हैं जिनको आप एक बार यूज़ कर लें तो फिर वो ख़त्म हो जाएं, जैसे कोल, और रिसोर्सेज दैट कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ओवर यूज़, और ऐसी रिसोर्सेज जिनको अगर हम बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगी। नेक्स्ट आपका रिन्यूएबल रिसोर्स, तो ये वो रिसोर्सेज हैं जो आपको हमेशा अवेलेबल रहेंगी नेचर में, जैसे कि आपका सन हो गया, सोलर एनर्जी हो गई। ठीक है, और वो रिसोर्स जिनको आप रिसाइकल कर सकते हो, जैसे कि आपके मेटल्स हो गए। अब नेचुरल रिसोर्सेज क्या क्या हैं, तो देखिए सन जो है ये आपका एक नेचुरल रिसोर्स है। जब से हम लोग यहाँ पर आए हैं तब से सूरज चमक रहा है और हमारी आने वाली जनरेशन को भी सूरज दिखाई देगा, सूरज ख़त्म नहीं होगा। अगर ये सन नहीं रहेगा तो यहाँ पर कोई लाइफ ही एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, अर्थ पर। तो ये जो सन है ये आपका एक नेचुरल रिसोर्स है। नेक्स्ट आपका फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट, जंगल भी पहले के ही ज़माने से पाए जाते हैं। ठीक है, जब भी ह्यूमंस का एग्जिस्टेंस हुआ तभी से ये जो फॉरेस्ट जंगल वन है वो पाए जा रहे हैं। नेक्स्ट आपका रॉक्स है। रॉक्स भी आपका एक नेचुरल रिसोर्स है और यहाँ से हमें मिनरल्स वगैरह मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके आते हैं मिनरल्स। ठीक है, एनिमल्स, एयर, ऑयल, वाटर, सॉइल, तो ये सब आपकी नेचुरल रिसोर्सेज है। अब 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज जो कि हमारी अर्थ पर पाई जाती हैं वह क्या है उनको देख लेते हैं। तो दीज आर द एयर। सबसे पहले आती है आपकी एयर। एयर की अगर हम बात करें तो ये क्या है, आपकी क्लीन एयर है जो कि इम्पॉर्टेंट है सारे प्लांट्स के लिए, सारे एनिमल्स के लिए एंड ऑल ह्यूमंस के लिए सर्वाइव करने के लिए इस प्लेनेट पर। ठीक है, तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम एयर को क्या करें, पॉल्यूट होने से बचाएं। ठीक है, हम मेजर्स लें ताकि हम एयर पोल्यूशन को कम कर सके। ठीक है, नेक्स्ट आपका वाटर आता है। वाटर जो है हमारी अर्थ पे हमने ऑलरेडी बताया 71% पाया तो जाता है। हमारी अर्थ पे 71% पानी है, लेकिन अगर हम बात करें फ्रेश वाटर की तो वो कितना है, ओनली 2%। तो अगर हम इस वाटर को वेस्ट करेंगे तो हमें आने वाली जनरेशन को फ्रेश वाटर नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमें वाटर पोल्यूशन को रोकने के लिए इनिशिएटिव्स लेने होंगे, हमें लोगों को एजुकेट करना होगा ताकि वो क्या कर सके, जो वाटर है उसके यूज़ को उसको वाइजली यूज़ कर सकें। नेक्स्ट आपका सॉइल आता है। सॉइल जो है आपके अलग अलग वेरियस पार्टिकल्स से मिलके बना है, न्यूट्रिएंट्स से मिलके बना है। हमारे भारत की मिट्टी में बहुत तरह के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो हेल्प करते हैं प्लांट्स को
ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो प्लांट्स के ग्रोथ के लिए जो है वो सॉइल रिस्पॉन्सिबल है और इसलिए एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स माना जाता है। नेक्स्ट है हमारा आयरन। आयरन की अगर हम बात करें तो ये आपका मिनरल सिलिका की तरह पाया जाता है और इसका इस्तेमाल किया जाता है स्ट्रॉन्ग वेपन्स बनाने के लिए। वेपन्स का यूज़ क्या किया, अगर आपका वर्ल्ड वॉर हो जाए, कहीं युद्ध हो जाए इंडिया पाकिस्तान का, तो ये वेपन्स जो होंगे ये हमें प्रोटेक्ट करने में हेल्प करेंगे। इसलिए ये जो वेपन्स हैं किसके द्वारा बनाए जा रहे हैं, आयरन से बनाए जा रहे हैं। दूसरा आपका ट्रांसपोर्टेशन की जो प्रोसेस हो रही है, तो जो आपकी ट्रेन हो गई, आपकी बसेस हो गई, ये सब किससे बन रही है, आयरन से बन रही है। अगर आयरन नहीं होगा तो ये व्हीकल्स नहीं बन पाएंगे। जब व्हीकल्स नहीं बनेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन जो होगा वो ईजी नहीं होगा, टाइम टेकन रहेगा। नेक्स्ट है आपकी जो बिल्डिंग्स है वहाँ पर भी आप आयरन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आयरन भी आपका एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। नेक्स्ट आपका लास्ट जो है दैट इज़ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट देखिए आपके लिए क्यों इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, क्योंकि फॉरेस्ट से आपको क्या मिल रहा है, फॉरेस्ट से आपको फ्रूट मिल रहा है, हमें टिम्बर मिल रहा है, मतलब वुड मिल रहा है। टिम्बर का यूज़ आप लोग घर बनाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन के लिए, इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है, काफ़ी तरह से टिम्बर का यूज़ आप कर रहे हैं। तो फ्रूट हो गए, टिम्बर हो गए, आपको लीफ मिल रही हैं, ठीक है, सीड्स मिल रहे हैं। तो इस तरह से फॉरेस्ट से भी हमें काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज मिलती हैं जो कि हमारी बेसिक नीड्स के लिए रिक्वायर होती हैं। तो इसलिए फॉरेस्ट भी जो हमारा है वो इम्पॉर्टेंट रिसोर्स माना जाता है। नेक्स्ट इज़ कि नीड फॉर रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्स का कंजर्वेशन करना क्यों ज़रूरी है, तो देखिए हम कुछ रीजंस बताएंगे कि क्यों हमें अपनी नेचुरल रिसोर्स को सेव करना है। तो देखिए सबसे पहली बात कि ये कैसी हैं, ये आपकी कलर चेंज कर लेते हैं, जो हमारी नेचुरल रिसोर्स हैं ये हमारी कैसी हैं, ये हमारी क्रूशियल हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना है, मेंटेन करना है एक बैलेंस को हमारे इकोसिस्टम में। अगर हमें अपने इकोसिस्टम में बैलेंस को मेंटेन रखना है तो हमें रिसोर्स का कंजर्वेशन करना ही करना होगा। दूसरा, हमें रिसोर्स का कंजर्वेशन इसलिए करना है क्योंकि ये जो रिसोर्सेज हैं ये क्या करती हैं, हमारी नीड्स को क्या करती हैं, केटर करती हैं एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिसोर्स जो है वो हमारे को एक रॉ मटेरियल सर्व करती हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल सर्व करती हैं किसके लिए, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए या फिर आपके कमर्शियल पर्पसेस के लिए। दूसरा, यही जो रिसोर्सेज हैं यही रिसोर्सेज हमारे एटमॉस्फेयर में लिमिटेड क्वांटिटी में पाई जाती हैं, इसलिए हमें इन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का कंजम्पशन जो होगा वो कैसे करना होगा, वो वाइजली करना होगा, ठीक है। तो हमें क्यों ज़रूरत है रिसोर्स कंजर्व करने के लिए, क्योंकि हमारे जो अर्थ है यहाँ पर रिसोर्स जो है वो लिमिटेड क्वांटिटी में है, तो वो ख़त्म ना हो जाए, इसलिए हमें उनका वाइजली कंजप्शन करना होगा। दूसरा, जो अवेलेबिलिटी है फ्रेश वाटर की वो हमारी पृथ्वी पर दिन पे दिन कम होती जा रही है, तो इसलिए भी हमें वाटर को केयरफुली यूज़ करना है, वाटर वेस्ट नहीं होने देना है। आप देखते हैं अगर कोई कार वॉशिंग कर रहा है तो फिर वो बस वाटर को, कार वॉश हो गई लेकिन स्टिल वो उसको वॉश किए जा रहा है और यहाँ पर तब क्या हो रहा है, वाटर वेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, वाटर को बिना बात के अननेसेसरीली हम उसको वेस्ट करते चले जाते हैं। वाटर का देखिए इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी किया जाता है डैम्स और रिजर्वायर्स में, तो इसलिए भी वाटर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। विंड एनर्जी का यूज़ हम टरबाइंस में करते हैं ताकि हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकें, ठीक है। ये जो रिसोर्सेज हैं ये हमारे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, जो हमारी कंट्री का सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें हेल्प करता है। और हमारी जो सोलर एनर्जी है ये भी एक इम्पॉर्टेंट यूज़फुल रिसोर्स है, क्योंकि सोलर एनर्जी के इस्तेमाल से घरों में हमारे अप्लाइंसेस होते हैं जैसे कि सोलर वाटर हीटर, सोलर पावर वेंटिलेशन फैंस, बैटरीज, तो ये सब के सब चार्ज होते हैं सोलर पावर का यूज़ करके। और ये सोलर पावर क्या है, हमारा सोलर पावर हमें कहाँ से मिलती है, सन से मिलती है, जो कि हमारा एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेस है। लास्ट जो हमारा टॉपिक रह जाता है दैट इज़ डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन अर्थ। अब अर्थ पे जो है वो हमारी रिसोर्स का डिप्लीशन कैसे हो रहा है, तो सबसे बड़ा जो मेजर रीज़न है अर्थ रिसोर्सेज को डिप्लीट करने का वो क्या है, आपका ह्यूमन एक्टिविटीज़ है।
जो मानव की गतिविधियां हैं उन्हीं की वजह से जो रिसोर्सेस हैं हमारी अर्थ पे वो डिप्लीट हो रही हैं। तो सबसे इनकी एक्टिविटीज़ में आपका क्या आ रहा है, एक्टिविटीज़ में जो मेजर रीज़न आ रहा है दैट इज़ ओवर पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जब बढ़ रही है तो पॉपुलेशन के बढ़ने से लोगों की ज़रूरतें भी बढ़ रही हैं, जिससे कि रिसोर्सेज का कंजम्पशन जो है वो ज़्यादा हो रहा है। जब रिसोर्सेज का कंजम्पशन ज़्यादा होगा तो रिसोर्सेज जो है वो ख़त्म होंगी। तो ये ओवर पॉपुलेशन एक मेजर रीज़न है जिसकी वजह से रिसोर्सेज जो है वो हमारी डिप्लीट हो रही है। दूसरी बात, जब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो रहने के लिए जगह ज़्यादा चाहिए हो रही है। जगह ज़्यादा चाहिए होने की वजह से अर्बनाइजेशन हो रहा है। तो क्या किया जा रहा है, शहरीकरण करने के लिए, नगरीकरण करने के लिए जंगलों को जलाया जा रहा है, काटा जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है, एरिया क्लियर किया जा रहा है ताकि वहाँ पर आवास बनाए जा सकें और उनमें वो जो ह्यूमंस हैं वो निवास कर सकें। तो अपने रहने की जगह बनाने के लिए वो जो ह्यूमन बींग्स हैं वो क्या कर रहे हैं, हमारे इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स फॉरेस्ट उसको क्या कर रहे हैं, डिप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका ओवर एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, दूसरा क्या है, जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल है हमारे नेचर में उसको बर्बाद किए जा रहे हैं, उसे एक्सप्लॉइट किए जा रहे हैं। जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा उसका इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि ये हमें फ्रीली मिल गई है, हमने इसके लिए कुछ पेमेंट नहीं किया है, तो हम इसको अननेसेसरली यूज़ करते रहेंगे। दूसरा मैंने अभी बताया ही कि पॉपुलेशन बढ़ने से लोगों की नीड ज़्यादा हो रही है, तो इससे अर्बनाइजेशन होने की वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। दूसरा, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए भी डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है क्योंकि लोग बढ़ रहे हैं। तो जब नीड्स बढ़ रही हैं तो प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, तो प्रोडक्ट ज़्यादा बनने के लिए ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लगानी पड़ेंगी, तो इसलिए डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। दूसरा, डिफॉरेस्टेशन होने की वजह से क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है बायोडाइवर्सिटी का। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, तो वैरायटी होती है प्लांट्स और एनिमल्स की जो कि हमारी अर्थ पे पाई जाती है, तो उसमें हमें कमी देखने को मिल रही है क्योंकि जब जंगल नहीं रहेंगे तो हमारे एनिमल जैसे टाइगर वगैरह हो गए ये एक्सटिंक्ट होंगे। आप जानते ही हैं डायनासोर्स तो एक्सटिंक्ट हो ही चुके हैं आपके, और कुछ स्पीशीज़ हमारे एनिमल्स की ऐसी हैं जो कि इंडेंजर्ड है, मतलब विलुप्त होने वाली हैं। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है डिफॉरेस्टेशन होने की वजह से। दूसरा, पॉल्यूशन जो है वो भी बढ़ रहा है क्योंकि रिसोर्सेस में क्या हो रहा है, कंटेमिनेशन हो रहा है। रिसोर्सेस का यूज़ जो है वो वाइजली नहीं हो रहा है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है रिसोर्सेस का, जिस वजह से पॉल्यूशन भी क्रिएट हो रहा है। बाकी अगला जो हमारा रीज़न है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन, अभी हमने उसके बारे में जाना। फिर है आपका इरोजन। अब देखिए, जब पेड़ कट रहे हैं तो जो ट्रीज़ होते हैं वो क्या करते हैं, जो ट्रीज़ की रूट्स होती हैं वो सॉइल को क्या करती हैं, बाइंड करती हैं स्ट्रांगली। ठीक है, तो जब पेड़ ही नहीं होंगे तो ये रूट्स नहीं होंगी, जब रूट्स नहीं होंगी तो ये सॉइल को स्ट्रांगली बाइंड नहीं कर पाएंगी। तब अगर कोई भी तूफान आता है तो वो ईजिली सॉइल को अपने साथ उड़ा ले जाएगा, या कोई भी बाढ़ आएगी तो उससे मिट्टी बह के चली जाएगी। तो इस वजह से क्या होगा, सॉइल का इरोजन होगा। डिफॉरेस्टेशन होने की वजह से फ्लडिंग के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं क्योंकि क्या हो रहा है, क्योंकि जो हमारे ट्रीज़ हैं वहाँ से ट्रीज़ में ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है जो कि कम होगी जब ट्रीज़ होंगे ही नहीं। इस वजह से आपका फ्लड भी आएगा, आपका ड्रॉट भी आएगा। तो ये आपकी नेचुरल कैलेमिटीज़ के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिफॉरेस्टेशन। तो इसलिए डिफॉरेस्टेशन को हमें रोकना होगा, हमें इसीलिए प्लांट करना चाहिए प्लांट्स को, ताकि हम ऐसी जो समस्याएं हैं उनसे बच सकें। तो ये था डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन अर्थ की अर्थ पर रिसोर्स के डिप्लीशन से क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कुछ भी समझ में नहीं आया, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई विल बी कमिंग बैक विथ न्यू इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।